आज कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई थी। इसमें कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के नेशनल चेयरमैन नदीम जावेद यहाँ पे आए हुए हैं और हम उनसे बात करेंगे जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो देश का, उसके बारे में। नदीम साहब, आपका खैर मकदम है, स्वागत है आपका सत्यदेव के साथ बातचीत में। सबसे पहले तो ये सवाल कि आज राहुल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने मिनिमम इनकम की जो बात की है उसमें तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए सालाना का व्यय होगा। ये पैसा कैसे आएगा, कैसे आप आम जनता है उस बात को कैसे समझेगा? सबसे पहले हम श्री राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई दोनों करना चाहते हैं कि इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने के बारे में जो उन्होंने सोचा और उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। दुनिया में कहीं ये इस तरह का कानून लागू नहीं हुआ, ये पहला प्रयोग है, नंबर 1। नंबर 2, राइट टू फूड यूपीए के वक्त पे आया था तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि कैसे होगा, वह जमीन पर उतर चुका है। नरेगा के माध्यम से रोजगार का अधिकार जो दुनिया में किसी को कहीं नहीं मिला, वो कांग्रेस पार्टी ने देने का काम किया था। और आज का जो काम है, मैं समझता हूं कि इससे शानदार काम कुछ हो नहीं सकता है कि ये देश जहां बड़ी संख्या में बेरोजगार और गरीब लोग रहते हैं, उनको कैसे मिनिमम आय का स्रोत पैदा किया जाए। सरकारों की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है और उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के सवालों के साथ और उनके रोजमर्रा के दर्द के साथ खड़ी हो। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और उनकी विचारधारा इस देश के राजनीतिक विमर्श को बार बार भटकाने की कोशिश करते हैं, मूल सवालों पर बात नहीं करते हैं। और हम समझते हैं कि मूल सवालों पर अगर कोई बात कर रहा है तो या तो कांग्रेस पार्टी कर रही है या कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आज का उनका ये कदम न केवल सराहनीय है बल्कि ऐतिहासिक भी है। रहा सवाल कि पैसा कहां से आएगा, उसका प्रपोजल भी बनाया जाएगा। हमारी जब सरकार आएगी तो उसको हम जमीन पर इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे, पहले भी किया है, भविष्य में भी करेंगे। लेकिन साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आप चूंकि कांग्रेस पार्टी में एक मुस्लिम प्रमुख मुस्लिम चेहरे हैं, अगर ऐसा ना होता तो आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी न मिली होती। सवाल ये है कि मुरादाबाद मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है और वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो राजबब्बर जी को पहले टिकट मिला और उन्होंने डिनाई कर दिया और अब वो फतेहपुर सीकरी से लड़ रहे, तो इससे क्या मैसेज जाएगा? नहीं, मुझे लगता है कि पार्टी के संगठन में अंदर लेवल पर आपस में बातचीत होती है। पार्टी ये देखती है कि कौन सा प्रत्याशी की विनेबिलिटी कहाँ हो सकती है। चुनाव में जीत महत्वपूर्ण है और जीतने के आधार पर पार्टी ने सोच विचार कर, कार्यकर्ताओं से बात करके, लोगों से चर्चा करके, सर्वे करा के जो निष्कर्ष निकला उस आधार पर यह फैसला किया। रहा सवाल राजबब्बर जी का, वो फतेहपुर सीकरी से सांसद रहे हैं, उनका फतेहपुर सीकरी के लोगों के साथ जीवंत रिश्ता और संवाद है। वो वहां से बहुत शानदार चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ेंगे। आज उनका जो नॉमिनेशन हुआ है वो बहुत जबरदस्त हुआ है। और रहा सवाल मुरादाबाद का, इमरान प्रतापगढ़ी एक बहुत उर्दू का जाना पहचाना नाम है, चेहरा है, लगातार आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं, बेहद पॉपुलर है, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां से प्रत्याशी दिया है। लड़ाई इस बात की नहीं है कि कौन कहां से लड़ेगा, लड़ाई इस बात की है कि हम इनकी जीत को कैसे सुनिश्चित करें। संगठन और पार्टी उस दिशा में काम करें। एक बात और भी आ रही है, जितिन प्रसाद जी जो कि बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी लखनऊ से, ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो लखनऊ से जो है चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, मीडिया को हर आदमी की खबर है दिल की कि कौन आदमी लड़ना चाहता है, कौन आदमी नहीं लड़ना चाहता है। मेरी जानकारी के अनुसार जितिन भाई ने ना कहा है ना कहा है। क्या कांग्रेस की लीडरशिप जितिन प्रसाद जी को लखनऊ से चुनाव लड़ाना चाहती है? अगर हम एक्सेप्ट भी कर लें हाइपोथेटिकल कि शायद उनको लड़ाना भी चाहती है, तो मुझे लगता है जितना जितिन प्रसाद जी को मैं व्यक्तिगत स्तर पर भी जानता हूं और संगठन के स्तर पर भी जानता हूं, वो ऐसे पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है जिनको जो भी काम पार्टी देगी वो करेंगे। उनसे सांसद का चुनाव 2004 में कहा गया तो वो लड़े, उनसे भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया तो उन्होंने काम किया, उनको मंत्री बनाया गया तो उन्होंने काम किया, उनको विधायक का चुनाव लड़ने को कहा गया तो वो विधायक का चुनाव लड़े, उनको सांसद की टिकट दी गई तो धौरारे से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कहा जाएगा लखनऊ से चुनाव लड़ो, तो मैं जितना जितिन भाई को जानता हूँ निश्चित रूप से वो लखनऊ से आके चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय। एक अंतिम सवाल कि कांग्रेस का भी लक्ष्य बीजेपी को इस बार जो है हराने का है और उसी तरीके से महागठबंधन एक होता है उत्तर प्रदेश में और भी तमाम जगह हुआ है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जब दोनों का लक्ष्य एक ही है तो फिर जो ये वोटों का जो बिखराव होने वाला है आने वाले चुनाव में, इसको आप कैसे देखते हैं? 2019 का लोकसभा का चुनाव किसी को हराने का चुनाव नहीं है।
2019 का लोकसभा का चुनाव भारत के संविधान को, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत की संस्थाओं को, इस देश में लोकतंत्र के हो रहे दरोपदीकरण को बचाने का चुनाव है। और हम समझते हैं कि इस देश के अंदर 282 लोकसभा सीटों पर हमारी सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश से केवल 80 सांसद आते हैं। तो ये मानकर चलिए कि केंद्र में अगर कोई भी सरकार गैर भाजपा की बनेगी, बगैर कांग्रेस पार्टी के, वो संभव नहीं है। रहा सवाल महागठबंधन बनाने का, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि 31 बनाम 69% जो है, यानी 2014 के लोकसभा के चुनाव में भाजपा को मात्र 31% मत मिले थे, मगर उनकी सरकार बन गई थी। 69% मत मिले उनके खिलाफ पड़े थे। वो मत एक साथ इकट्ठा होकर कहीं वोट करें। दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश के सेकुलर नेता उस तरह की बात को और उस चैलेंज को शायद समझ पाने में अक्षम रहे, इस वजह से इस तरह का गठबंधन नहीं बन पाया। कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर, विशेष रूप से जहां हमारे नेता जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग काम करेंगे और हम लोग 2009 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों को दोहराने का काम करेंगे। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद। अभी ये नदीम जावेद जो माइनॉरिटी सेल के नेशनल चेयरमैन हैं, उनका ये कहना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे ही उसने बहुत ही कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन बने उसमें उसको भी शामिल किया जाए, लेकिन यहाँ के जो सेकुलर नेता थे वो शायद इस बात को नहीं समझ पाए या नहीं समझे, कांग्रेस को उससे बाहर रखा गया। लेकिन उनका स्पष्ट ये कहना है कि बिना कांग्रेस के गैर भाजपा की कोई भी सरकार केंद्र में नहीं बन सकती है। लखनऊ से सत्योदय के लिए अमित कुमार के साथ मैं ज़ुहैर तुराबी।